Good evening students. Now I am discussing the next topic of solutions. Lecture 6 Solubility of gases in liquids. Last lecture में हमने डिस्कस किया था solubility of solids in liquids and gases. Now I am discussing solubility of gases in liquids. Some gases are soluble in water to different extents. Some gases are soluble in solvents like ethyl alcohol, ether and benzene. कुछ गैसेस होती हैं जो पानी में soluble होती हैं और कुछ गैसेस होती हैं जो पानी में सोल्यूबल नहीं होती और वो सोल्यूबल होती हैं सॉल्वेंट्स में, जैसे कि इथाइल अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एक्सेट्रा. सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर टू डिफरेंट एक्सटेंट्स एंड सम गैसेस आर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स लाइक इथाइल अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन एक्सेट्रा. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. इसका मतलब है कि कुछ गैसेस पानी में सोल्यूबल होती हैं और कुछ गैसेस पानी में सोल्यूबल नहीं होती, और जो पानी में सोल्यूबल नहीं होती वो किसी सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती होंगी, जैसे कि इथाइल अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम ऑफ गैस. वॉल्यूम ऑफ गैस, जो गैस डिजोल्व होगी वाटर में या किसी सॉल्वेंट में, उसका कोई वॉल्यूम होगा इन सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. इसको कन्वर्ट करेंगे किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, जैसे कि टेम्परेचर हम ले लेंगे 1 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमोसफियर. दैट कैन बी डिजोल्व इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. उसको डिजोल्व करेंगे किसी लिक्विड में जिसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा. तो वो क्या बनाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर. कल हमने बात की थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जो सॉल्यूट इजीली डिजोल्व हो जाता है कुछ एक्सटेंट में किसी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर. अब ये क्या कह रहा है कि कुछ जो गैस होगी जो डिज़ोल्व होगी, चाहे वो वाटर में डिज़ोल्व हो, चाहे वो किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, और जिसमें वो डिज़ोल्व होगी उसका भी कुछ वॉल्यूम होगा. तो वो क्या बनाएगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा एट गिवन टेम्परेचर. जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की उसको एक्सप्रेस्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या तो मोलैरिटी में एक्सप्रेस करेंगे उसको या मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, नेचर ऑफ गैस, कौन सी गैस आप डिजोल्व कर रहे हो, और सॉल्वेंट किस में डिजोल्व कर रहे हो, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, कितना आप टेम्परेचर दे रहे हो, कितना प्रेशर आप प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि जो फैक्टर्स हमने किए हैं. फर्स्ट जो फैक्टर है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट. सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द सेम सॉल्वेंट वेरीज कंसिडरेबली. कहते हैं कि अगर डिफरेंट गैसेस हम यूज़ कर रहे हैं इन द सेम सॉल्वेंट तो वो वेरी करेगी सॉल्युबिलिटी. कुछ गैसेस होंगी उस सॉल्वेंट में इजीली डिजोल्व हो जाएंगी, कुछ गैसेस होंगी जो बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होंगी, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करेगी, वेरी करेगी. जैसे कि नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस, ये डिजोल्व होंगी ओनली इन वाटर, और वो भी कम एक्सटेंट में. लेकिन जो एमोनिया होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, वो सोल्यूबल होगा किसी, दे आर हाईली सोल्यूबल. ये डिजोल्व होंगे इन वाटर जो ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट, मतलब ये पानी में कम डिजोल्व होंगे और ये जो है पानी में ज़्यादा डिजोल्व होंगे. मतलब ये इनकी सोल्युबिलिटी जो है एमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हाईली सोल्युबिलिटी रहेगी, और इनकी सोल्युबिलिटी कम रहेगी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस की. और जिनकी सोल्युबिलिटी हाई होगी उसका कारण क्या होगा, क्योंकि वो उनकी जो केमिकल रिएक्शन होगी इन गैसेस की वाटर के साथ, तो वो एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जो है कंपाउंड जो है ये सोल्ट जो है हमारे पास बन के आएंगे. मतलब जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये पानी में कम डिजोल्व होते हैं, और एमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सोल्यूबल होते हैं, हाईली सोल्यूबल होते हैं पानी में, क्योंकि इनके बीच केमिकल रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाता है. उन जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि ये पानी में कम डिजोल्व होते हैं, पानी में इजीली इनकी सोल्युबिलिटी नहीं रहती, तो ये सोल्यूबल होते हैं इथाइल अल्कोहल देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो इनकी सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इथाइल अल्कोहल में. आई रिपीट,
जो नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस, ये पानी में इजीली डिसॉल्व नहीं होते, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। और जो अमोनिया होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। और जो प्रोडक्ट बनते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फरस एसिड एंड HCl, एंड हमारे पास बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, ये पानी में इजीली डिसॉल्व नहीं होते, ये सोल्यूबल होते हैं इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे इसकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज जो गैसेस डिसॉल्व होती हैं लिक्विड में, उससे क्या होता है, एवोल्यूशन, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है, तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। जब आप किसी गैस को कोई सॉल्वेंट में डाल रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी सोल्युबिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत सारी हीट एनर्जी जो है बाहर चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, सराउंडिंग में चली जाती है, और हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। गैस प्लस सॉल्वेंट, जब हम गैस को डिसॉल्व करेंगे किसी सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन तो बनेगा ही, प्लस हीट एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगी, रिलीज होगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। जब प्रेशर इंक्रीज करने से जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स थे, ये 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हेनरीज लॉ, द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। जो गैस डिसॉल्व कर रहे हैं हम सॉल्वेंट में, उसका कोई मास होगा, और जब वो डिसॉल्व हो रही है किसी सॉल्वेंट में, उसका कोई वॉल्यूम होगा। और आप किसी कोई टेम्परेचर पे उसको आप रिएक्ट करा रहे हैं तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। द मास ऑफ द गैस जो आपने डिसॉल्व किया है किसी सॉल्वेंट के अंदर, उसका क्या होगा, कोई वॉल्यूम होगा, उसमें आपने कोई टेम्परेचर दिया है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। तो हम हेनरीज लॉ को क्या लिखेंगे, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिमूव करेंगे तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट। k क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हेनरीज लॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले कई सालों से आ रहे हैं। द मास ऑफ द गैस, जो गैस आपने डिसॉल्व की है किसी सॉल्वेंट के अंदर, उसका कोई वॉल्यूम होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू p, m इक्वल्स टू kp। जैसे हेनरीज ने कहा है कि जो मास होता है गैस का जो डिसॉल्व हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, प्रेशर ऑफ द गैस। हमने एक क्वेश्चन, एक लाइन पढ़ी थी अभी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको किस में एक्सप्रेस्ड करते हैं हम, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या कहा कि जो मोल फ्रैक्शन होता है गैस का इन द सॉल्यूशन, मतलब वो क्या बात कर रहा था, मास की बात कर रहा था हेनरी, डाल्टन बात कर रहा है मोल फ्रैक्शन की, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो x को हम किस में x को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप रिमूव करते हैं तो k डैश लग जाता है। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/k डैश x। 1/k डैश क्या होता है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको लिखेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट। kh क्या होता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट 1/k डैश। kh डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। kh की वैल्यू वेरी करती रहेगी अगर आप कोई डिफरेंट गैस जो है डिसॉल्व कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट पे। तो हेनरीज जो कांस्टेंट होगा, वैल्यू होगी, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे। अगर kh की वैल्यू हायर है, अगर kh की वैल्यू हायर है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर kh की वैल्यू हायर है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर वैल्यू ऑफ kh इंक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने से, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमने पहले ही डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ।
लिमिटेशंस क्या होती है हेनरीज लॉ की, कि हेनरीज लॉ कहाँ वैलिड होगा। हेनरीज लॉ तभी वैलिड होगा अगर उसका प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होगा, गैस हाईली सोल्यूबल नहीं होगी, गैस ना तो नाइदर रिएक्ट करेगी किसी सॉल्वेंट के साथ, ना ही उससे अलग होगी, ना ही उसके आयंस बनेंगे। हेनरीज लॉ इज़ वैलिड कब वैलिड होगा, इफ़ प्रेशर इज़ लो, टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, gas is not highly soluble, gas neither reacts chemically with solvent nor dissociates। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉज क्या कहते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। अब आप देखोगे जी जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, उसका जो प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उस कोल्ड ड्रिंक में इतना ज़्यादा होता है कि बाद में जब उसको हम बंद करते हैं तो किसी कंटेनर में बंद करते हैं उसको, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही आप उस बोतल को ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर का गैस जो प्रेशर होता है उस कोल्ड ड्रिंक में इतना ज़्यादा होता है कि वो सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है। ठीक है, इन डीप सी डाइविंग, तो इस जो प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस में कौन सी एप्लीकेशन यूज़ हुई है, हेनरीज लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है। इन डीप सी डाइविंग आप देखेंगे कि पानी में ऑक्सीजन जो है नहीं होता, उसमें हम ऑक्सीजन फ्री में नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं कि जब हम डीप सी डाइविंग में जाते हैं तो पानी में हम जाते हैं तो क्या होता है कि हम ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि हम ब्रीथ ले सकें। तो जैसे ही हम बिल्कुल सरफेस पे जाते हैं, बिल्कुल नीचे डूंघाई में चले जाते हैं, तो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, तो बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, एक तरह से बबल्स जो है बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें भी जो प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो इन डीप सी डाइविंग में भी हम इसको एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ जो है यूज़ की जाती है। हाई एल्टीट्यूड पे जब हम पहाड़ियों में बहुत ऊपर तक जा रहे हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो है कम हो जाता है और हमारी बॉडी जो है बहुत वीक हो जाती है, हम प्रॉपर तरीके से ब्रीथ भी नहीं ले सकते। तो ये भी जो एप्लीकेशन, तो हम क्या करते हैं ऑक्सीजन गैस जो है सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उससे हम ब्रीथ ले सकते हैं ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बना रहे। इसको हम बोलते हैं हेनरी, ये भी जो एप्लीकेशन यूज़ हो रही है हेनरीज लॉ की यूज़ हो रही है। नेक्स्ट जो है कहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। तो ये जो है सारी हमने हेनरीज लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।